नमस्कार, मी सुवर्ण जोशी. कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यासोबत न्यूज 18 लोकमतनं विशेष बातचीत केली. हर प्रकारची माहिती घेण्याचा या नव्या स्ट्रेनविषयी सगळ्या सविस्तर घडामोडी आपल्याला कळतील याची आम्ही खबरदारी घेतलेली आहे किंवा याची आम्ही माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहोत. बघूया आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचा इंटरव्यू. देश में 2 स्वदेशी वैक्सीन डेवलप होने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से देखता है, खासकर महाराष्ट्र के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस हुए थे और बहुत बड़ा चैलेंज था. हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे. राजेश, किस तरीके से दोनों वैक्सीन डेवलप होने के बाद देखते हैं कि और क्या क्या इसमें ऐसी सावधानियां अभी भी बरतने की ज़रूरत है जिनको लेकर के एहतियात बरतेंगे? एक है कि अभी कोविशील्ड ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया और कोवैक्सीन ये भी अप्रूवल दिया गया है. तो इमरजेंसी बेसिस पर ये अप्रूवल है. इम्पॉर्टेंट ये है कि दिस इज़ एन इमरजेंसी बेसिस अप्रूवल, यानी अभी तक जो हमारे से कम्युनिकेशन हुआ है वो कम्युनिकेशन जब तक एज अ रूटीन रोल आउट नहीं होता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तब तक हम हर यानी अभी तो जो तुम्हारे को ये दिया गया है कि फर्स्ट टू द हेल्थ वर्कर्स, सेकंड टू फ्रंट लाइनर्स एंड थर्ड टू जो कोमॉर्बिड सीनियर सिटीजन्स, ये 3 फर्स्ट यानी फेजेस में लिया गया है. तो इसमें अभी डिटेल जो होता है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, उसके डिटेल्स अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए नहीं है कि कब से शुरू करना चाहिए और इमरजेंसी वैक्सीनेशन का मतलब क्या है. इसका मतलब है कि इट इज़ अ कंसेंट बिटवीन द पर्सन एंड द डॉक्टर. इसको अगर कंसेंट से वैक्सीनेशन करना अभी ये अलाउड है. तो अगर किसी का कंसेंट नहीं है तो उसको हम ज़बरदस्ती तो वैक्सीनेशन नहीं कर सकते. तो ये जो आज कॉम्प्लिकेशंस छोटे मोटे है, इसके बारे में डिटेलिंग और क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आना ज़रूरी है. हम राह देख रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, उस हिसाब से आने वाले दिनों में हम काम करेंगे. लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर इंतज़ार था, आप लोग भी लगातार उसका इंतज़ार कर रहे थे, चाहे भारत बायोटेक का कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड हो. इसके आने के बाद आपको लगता है थोड़ा सा प्रेशर कम होगा और ख़ास करके हेल्थ डिपार्टमेंट पर? नहीं, एक ज़रूर है, ये तो बहुत खुशी की न्यूज़ है कि वैक्सीन आया है, इसके ट्रायल्स पूरे हुए हैं. पूरा क्या मतलब है, फेज 3 इज़ स्टिल इन प्रोग्रेस, इट इज़ नॉट येट कंप्लीटेड, लेकिन इमरजेंसी बेसिस पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है. अभी एक है कि फेज़ 3 कंप्लीट करने को अभी भी थोड़ा टाइम है, अवधि है, ऐसा मुझे लगता है. और जब फेज़ 3 की जो संख्या होती है वैक्सीन करने का और उसका इफ़ेक्ट देखने का, उसको जो मुझे और लगता है थोड़ा टाइम लगेगा. जब 100% अप्रूवल होता है तो आज इमरजेंसी बेसिस पर ज़रूर गवर्नमेंट ने दिया है. हम ये जानकारी करना चाहते हैं कि अभी गवर्नमेंट से अगर कोई डिटेलिंग आता है, राहत तो ज़रूर मिली है वैक्सीनेशन की आने की, यानी आज उपलब्ध होने की राहत ज़रूर है, लेकिन उसके बारे में क्लैरिफिकेशन आने के बाद ही हम एक्चुअल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू करेंगे. सर, जिस तरीके से वैक्सीनेशन शुरू करने में भले टाइम हो, वैक्सीन आने के बाद उस पर राजनीतिक भी बयानबाजी तेज हो गई है. कोई नहीं लेना चाहता. जिस तरीके से कल भारत बायोटेक के एमडी ने कहा कि हमारे वैक्सीनेशन पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, हमने ट्रायल किया है और इंडियन साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च किया जा रहा है. हाँ, अभी तो देखो, दोनों भी भारत बायोटेक का भी अप्रूवल है और सीरम इंस्टीट्यूट का भी है. इसलिए अप्रूवल देने का, इमरजेंसी अप्रूवल्स देने का जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट ने लिया है. लेकिन मैंने जैसा कहा है कि फेज़ 3 का टोटल कंप्लीशन यही एक निर्णय लेने के लिए ये हो सकता है कि भाई 100% जो भी अप्रूवल के लिए जो प्रोटोकॉल होता है कि इतनी संख्या में
हमने वैक्सीनेशन किया है और अभी हमारे को इट इज़ अ सेफ ड्रग एंड अभी वैक्सीनेशन करने दो। ये जो अप्रूवल है, इसकी जो डिटेलिंग है, वो आने के बाद हम ज़रूर, मुझे एक लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मैंडेट है, ये डिसीजन उनका है। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को यानी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहना चाहिए कि ये क्लैरिफिकेशन हमारा है, इस तरह से आगे बढ़े, उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, चूँकि आप नेता भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, राजनीतिक बयानबाजी वैक्सीनेशंस को लेकर जो हो रही है उसको कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है राजनीतिक, इसमें कोई राजनीति करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कोविड-19 पैंडेमिक में भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, वैक्सीनेशन में भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो मैं तो एक्सेप्ट ही करता हूँ ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डायरेक्शंस होते हैं उसके अनुसार हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसमें राजनीति का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने हाँ, एक ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फ्री देना चाहिए, और जो भी वल्नरेबल ग्रुप है, जैसा कि अभी कोमॉर्बिड सिटीजन्स है, लेस देन 50 इयर्स है, उनको भी आज ज़रूरत है, उनको देना चाहिए। और यंगस्टर्स को देने वाले है या नहीं, वो आज वल्नरेबल नहीं है, समझो। वल्नरेबल का मतलब यही है कि भाई जिनको जो वायरस को जिस पे इफ़ेक्ट कर सके, तो अभी इसके जो क्लैरिफिकेशन है, ये क्लैरिफिकेशन जब तक वो देते नहीं कि हम कितने सोसाइटी के सेक्टर को देने वाले हैं, उस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक्ट करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो वो फ्री देंगे या नहीं, इसके बारे में भी वो साइलेंट है। तो कई प्रश्न है कि जो अनुत्तरित है, उन्होंने उसका क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन राजनीति का बिल्कुल ये सेक्टर नहीं है, वैक्सीनेशन और पैंडेमिक सिचुएशन, बिल्कुल सर। एक सवाल सर इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं सारी चीज़ें चल रही हैं, उस दौरान में कंपनियों की तरफ से जो क्लेरिफिकेशंस या जो चीज़ें कही जा रही हैं, उससे क्या एज ए स्वास्थ्य मंत्री आप सेटिस्फाइड हैं? चाहे वो सीरम की तरफ से जो भी अपने स्टेटमेंट जारी किए गए, या फिर जिस तरीके से भारत बायोटेक की तरफ से जारी किए गए, हमने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल्स किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को। मुझे लगता है कि ये सभी जो काम है, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही देखना ज़रूरी है, ये हमारा मैंडेट है ही नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में मैंने कोई कहना ठीक नहीं रहेगा। एक आज जो है जिस तरीके से कल आपने एक ट्वीट किया था और कहा था कि जो नया वायरस है, वो नया वायरस भी मुंबई में या आसपास के जो इलाके हैं उन सारी जगहों पे वो आ चुका है, तो उसको लेकर के किस तरीके से देखते हैं, और ख़ास करके नए वायरस के बारे में क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? देखिए, नया वायरस जो है उसके बारे में मैंने कहा कि 8 लोगों को जो स्ट्रेन है, जिसका हमने जीनोमिक सीक्वेंसिंग किया है, वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग मैच जो हुआ है वो 8 लोगों के वायरस जो स्वैब लिया था, जो पॉजिटिव थे, उनसे मैच हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी ये वायरस का अगर हम नेचर देखेंगे या उसका अगर हम स्पेशलिटी देखेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा संसर्ग होने वाला, बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस वायरस है। तो इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वायरस के हद तक उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ठीक हो, उसका जो भी उपचार है, यानी जैसा कि ट्रीटमेंट है, कि उसका प्रोटोकॉल अलग है। अगर वो एसिम्टोमेटिक है तो एसिम्टोमेटिक के लिए 14 डेज, और एसिम्टोमेटिक अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसा कि काफ़ी उसको कोमॉर्बिडिटी है लेकिन एसिम्टोमेटिक है, तो उसके लिए 21 डेज ऐसा उसका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करने के दिन है। और अगर कोई सिम्टोमेटिक है, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है, तो फिर उसको ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया जाता है। तो
हमारे को सतर्कता बरतनी पड़ेगी और सभी लोगों को भी अलर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रेन बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस है, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत। एक आखिरी सवाल सर ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के भीतर भी बहुत सारे सस्पेंस इफ एंड बट्स वैक्सीनेशंस को लेकर हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ये अभी भी सस्पेंस में हैं, लगवाएं कि नहीं लगवाएं, उस पर किस तरीके से कहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेफ़ वैक्सीनेशन है। जहाँ जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी मुझे बोला गया है, तो वैक्सीनेशन अगर सेफ़ है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा डर या फियर मन में रखने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्थ सेक्टर, फ्रंटलाइनर्स और 50+ कोमॉर्बिड्स, इनको जो अभी फर्स्ट फेज़ में करने का निर्णय लिया है, तो सब लोगों ने खुल के आगे आना चाहिए और वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे जो पता है ये सेफ़ है, बिल्कुल सेफ ड्रग है, सेफ वैक्सीनेशन है, कोई उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस वाली बात नहीं है। माइनर रिएक्शंस होती है, उसका जो भी उपचार है या उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो इमीडिएटली किया जाता है, बहुत माइनर होता है वो, जैसा कि कोई उल्टी होना या और कुछ ऐसा, तो माइनर होता है। उसको वैक्सीनेशन तरीका एक सिक्योर्ड होने के तुलना में ज़रूर मुझे लगता है वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, और इसका अवेयरनेस भी हमारे को करना पड़ेगा। और इसका जो अंजाम आएगा, इसका जो डिसीजन आएगा, मुझे लगता है कि ये डिसीजन के माध्यम से आगे आने वाले दिनों में आम आदमी जो है उसको भी एक सिक्योर्ड फीलिंग लगेगी, क्योंकि जो ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स है उनके ऊपर पहला वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो उसका जो अंजाम रहेगा, उसका जो इम्पैक्ट रहेगा या इफ़ेक्ट रहेगा, तो वो आम आदमी के लिए भी बहुत सपोर्टिव रहेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन काफ़ी सिक्योर है और सभी को आगे आना चाहिए, और इसको सारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार देख रहा है। कैमरा दिग्विजय के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। एक छोटासा ब्रेक, लगेच भेटतोय, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत। बुलेटिनमध्ये स्वागत। एक महत्त्वाची बातमी आहे। भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूट मधला वाद संपुष्टात आलेला आहे। दोन्ही कंपन्यांनी त्यावर संयुक्त निवेदन जारी केलेलं आहे। कोरोनाच्या विरोधातले लढाई करता कटिबद्ध असल्याचं सांगण्यात आलंय। अदर पूनावाला आणि कृष्णा एल्ला यांनी संयुक्त निवेदन जारी केलेलं आहे। भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूट यांच्यामधला वाद संपुष्टात आलाय। दोन्ही कंपन्यांचं संयुक्त निवेदन समोर आलंय। कृष्णा एल्ला आणि अदर पूनावाला यांनी वाद संपुष्टात आणलेला आहे। आमचे प्रतिनिधी प्रशांत यांच्याकडून आपण अधिक माहिती घेऊया। प्रशांत, काय अधिक माहिती? गेल्या काही दिवसापासून जर बघितलं आपण, ज्या दिवशी एक विशेषज्ञ समितीची बैठक झाली होती, त्या बैठकीनंतर भारत बायोटेक आणि सीरम मध्ये विविध प्रकारचे वाद असल्याची माहिती पुढे आली होती। त्यानंतर त्या प्रकारचे सोशल मीडिया असो किंवा वृत्तवाहिन्यांमध्ये त्या प्रकारचे वक्तव्य देखील पुढे आले होते। त्यानंतर आज ज्या पद्धतीनं दोन्ही कंपन्यांच्या प्रमुखांनी, म्हणजे उदाहरणार्थ अदर पूनावाला जे सीरमचे प्रमुख आहेत, डॉक्टर कृष्णा ज्यांनी जे भारत बायोटेकचे प्रमुख आहे, या दोघांनी एक संयुक्तपणे पत्रकार परिषद घेऊन आमच्यामध्ये खूप जे वाद होते, ज्या पद्धतीने चर्चा होती, ते खूप सर्व वाद संपुष्टात आलेले आहे। आमच्यामध्ये कुठलाही वाद नाही। आम्ही दोनही या ज्या लसी आहे, हा कोरोनाचा जो प्रकोप आहे तो त्याचा नायनाट करण्याकरता काम करेल, आणि ज्या पद्धतीने या लसीचा मुद्दा आहे, या लसीच्या माध्यमातून भारताची सेवा कशी करता येईल अशा प्रकारचा यांचा प्रयत्न, अशा प्रकारचा वक्तव्य जारी केलंय। ज्याचा अर्थ असा होतो की ज्या कंपन्यांचा वाद दाखवण्याचा प्रयत्न होता तो, आणि यातून कुठेतरी जागतिक स्तरावरती नुकसान होईल याचा अंदेशा, याची याच्या प्रकारची कुठेतरी माहिती पुढे आल्यामुळे त्याचमुळे त्यांनी या प्रकारचं वक्तव्य जारी केलं असंही या वर्तुळातून बोललं जात आहे। नक्की प्रशांत, धन्यवाद आपण ही माहिती दिल्याबद्दल। महत्त्वाची बातमी आहे। भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूट या दोन कंपन्यांमध्ये असलेला वाद संपुष्टात आलेला आहे। जे काही गैरसमज झालेले होते ते बसून सोडवलेले आहेत असं कंपनी प्रमुख म्हणत आहेत। कृष्णा एल्ला आणि अदर पूनावाला यांनी संयुक्तपणे पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यामध्ये आमच्यातला वाद संपुष्टात आलेला आहे। आणि अर्थातच लसीकरण किंवा लसीकरणाची मोहीम यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत असं दोघांकडूनही स्पष्ट करण्यात आलंय।
बातमी पुण्यातून आहे. पुणे जिल्ह्यातील डोंजे हल्ला प्रकरण हे ग्रामपंचायत इलेक्शन वादातून नव्हे तर दारूच्या नशेतील शिवीगाळीमधून झाल्याचा खुलासा हवेली पोलीसचे पीआय सदाशिव शेलार यांनी केलाय. फिर्यादी शेखर पारगे आणि आरोपी सज्जद शेख हे दोघेही मित्र आहेत. रात्री एकाच हॉटेलवर जेवायला बसले होते. त्यावेळी त्यांच्यात प्रारंभी किरकोळ बाचाबाची झाली. याच रागापोटी आरोपीनं घरी जाऊन हत्यार आणलं आणि फिर्यादीवर हल्ला केला. फिर्यादी हा झेडपी सदस्याचा भाऊ आहे. ही पुण्यामधून डोंजे इथून महत्त्वाची बातमी येते. डोंजे हल्ला प्रकरण हे ग्रामपंचायत इलेक्शनच्या वादावरून झालेलं नाहीये तर दारूच्या नशेत शिवीगाळ केली आणि त्याचंच पर्यवसान हाणामारीत झालं असं समोर आलेलं आहे. हवेली पोलीसचे पीआय सदाशिव शेलार यांनी हे स्पष्ट केलंय की फिर्यादी शेखर पारगे आणि आरोपी सज्जद शेख हे मित्र आहेत. रात्री एकाच हॉटेलवर जेवायला बसलेले होते. त्यांच्यात प्रारंभी बाचाबाची झाली आणि मग रागापोटी आरोपीने घरी जाऊन हत्यार आणून फिर्यादीवर हल्ला केला. आमचे प्रतिनिधी चंद्रकांत फुंदे यांच्याकडून अधिक माहिती घ्या. चंद्रकांत, हवेली पोलीसचे पीआय सदाशिव शेलार यांनी तर वेगळाच मुद्दा समोर आणलाय किंवा वेगळं सत्य समोर आणलंय. हो, सध्या तरी पोलीस आणि फिर्यादीचे भाऊ झेडपी सदस्य नवनाथ पारगे हेही तेच सांगतायत की हे दारूच्या भांडणातनं झालेला हल्ला आहे. याचा ग्रामपंचायत इलेक्शनशी काही संबंध नाही. पण खरं हे दबावापोटी बोलतात की पोलीस हे प्रकरण दाबतं हे अजून तरी स्पष्ट झालेलं. पण सध्या तरी प्रथमदर्शनी हे दारूच्या भांडणातनं झालेला हल्ला आहे असं तिथले फिर्यादीचे भाऊ स्वतः झेडपी सदस्य कालच त्यांनी त्या गावात बिनविरोध निवडणूक केली. फक्त एका जागी निवडणूक लागली, बाकीच्या ठिकाणचे अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे त्याचा काही संबंध आहे का, तर हे दोघेही तो संबंध नाकारतायत. त्यामुळे सध्या तरी आपल्याला या दोघांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवावा लागेल. पुढे तपासात काय होईल माहित नाही. कदाचित दुसराही अँगल निघू शकतो. पण आरोपी आणि फिर्यादी दोघेही मित्र होते. एका रिसॉर्टवरती तिथं दारू प्यायला गेले होते. तिथे त्यांच्यात वाद झाला आणि वादातनच हा हल्ला झालेला आहे असं तरी सध्या माहिती समोर येते. नक्की, धन्यवाद चंद्रकांत आपण माहिती दिल्याबद्दल. अंजली दमानिया या ईडी कार्यालयामध्ये दाखल झालेल्या आहेत. एकनाथ खडसे यांच्या ईडी चौकशी प्रकरणामध्ये दमानिया यांच्याकडे असलेली माहिती घेण्याकरता त्यांना आज ईडी कार्यालयात बोलवण्यात आलेलं आहे. ईडी कार्यालयामध्ये आता आज जात असताना सर्वसामान्यांच्या हातात फाईल्सचा गठ्ठा होता. पुणे MIDC जमीन प्रकरणामध्ये अंजली दमानिया यांनी एकनाथ खडसे यांच्यावर अनेक वेळा आरोप केलेले आहेत. आमच्या प्रतिनिधी प्रणाली कापसे यांच्याकडून अधिक माहिती घेऊया. प्रणाली, काय अपडेट? अंजली दमानिया साधारणतः 3:20 या ठिकाणी ईडीच्या कार्यालयाच्या बाहेर आल्या आणि लगेचच त्या आतमध्ये गेल्या. आतमध्ये जात असताना एक मोठा फाईल्सचा गठ्ठा त्यांच्याकडे होता. जी माहिती मिळते त्यानुसार एकनाथ खडसे यांचे ईडी चौकशी प्रकरण जे सुरू आहे त्या प्रकरणामध्ये अंजली दमानिया यांच्याकडे जी काही माहिती असेल किंवा जे काही कागदपत्र असतील त्या कागदपत्रांची माहिती देण्यासाठी आणि ती कागदपत्र देण्यासाठी त्यांना इथं बोलवण्यात आलेलं होतं. आता साधारणतः त्यांना आज जाऊन 20 मिनिटं झालेली आहे, 20 ते 30 मिनिटं झालेली आहे. अजून त्या बाहेर आलेल्या नाही. थोड्या वेळातच त्या बाहेर आल्यानंतर प्रतिक्रिया देतील, कारण त्या आतमध्ये जात असताना आम्ही त्यांचा प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांनी त्यावेळी कुठलीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिलेला आहे. त्यामुळे आता त्या बाहेर पडल्यानंतर नेमकं काय काय त्यांच्याकडे जे डॉक्युमेंट्स होते ते कुठले डॉक्युमेंट्स मागण्यात आले, त्यांना काय विचारणा करण्यात आली याबद्दलचा खुलासा होऊ शकेल. परंतु तुर्तास त्या आतमध्ये आहेत आणि अजूनही कार्यालयामध्ये त्यांची बैठक जी आहे ती सुरू आहे. नक्की. अंजली दमानिया यांना ईडीकडून बोलावलेलं होतं की तुमच्याकडे जे काही कागदपत्र आहेत किंवा माहिती आहे ती द्या, का अंजली दमानिया यांनी स्वतः ईडीला संपर्क साधून माझ्याकडे या संदर्भातले काही पुरावे आहेत किंवा मला या संदर्भात काही कागदपत्र द्यायचे आहेत असं सांगितलं होतं? याविषयी काही सांगशील? याविषयी अजून कुठलाही खुलासा झालेला नाही आहे. स्वतः अंजली दमानियाच याबद्दलचा खुलासा करतील, कारण हा प्रश्नचिन्ह प्रसारमाध्यमांना अजूनही आहे. आपल्याला माहिती आहे की सातत्यानं अंजली दमानिया आणि एकनाथ खडसे यांच्यामध्ये मोठा वाद आहे. ही सुरुवात अंजली दमानिया यांनी पुण्यातल्या भूखंड घोटाळा प्रकरणी एकनाथ खडसे यांच्यावर जेव्हापासून आरोप लावले तेव्हापासून सुरू आहे. मध्यंतरी एकनाथ खडसे यांच्या वतीनं आपल्याबद्दल सार्वजनिक भाषणामध्ये अश्लील शब्द काढले गेले याबद्दल सुद्धा अंजली दमानिया यांनी एक मोठी पत्रकार परिषद घेतलेली होती आणि त्यामध्ये
सुद्धा त्यांनी एकनाथ खडसे यांना नक्की. सज्जड दम भरला होता की ज्या कुठल्या वेळी म्हणजे जिथे कुठे मला तुम्ही केलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल खुलासा करता येईल तिथे मी करेन. त्यामुळे कदाचित अंजली दमानिया यांनी सुद्धा संपर्क साधला असण्याची शक्यता नाकारता येत नक्की. नाही. पण आता बाहेर आल्यानंतरच त्या काय प्रतिक्रिया देतात यातून काही गोष्टी उघड होतील. धन्यवाद प्रणाली माहिती दिल्याबद्दल. नाशिकच्या ग्रामीण भागामध्ये सततचं ढगाळ वातावरण आणि धुकं यामुळे हवामानात मोठ्या प्रमाणात बदल झालाय आणि याचा सगळ्यात जास्त फटका कांद्याचं रोप आणि कांदा पिकाला बसतोय. मावा, करपा या बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव ज्याच्या विळख्यात सापडलेल्या 5 एकरावरील कांदा पिकात मेंढ्या सोडण्याची वेळ देवळा तालुक्यातील खामखेडा इथल्या शेतकरी समाधान आहेर यांच्यावर आली. या शेतकऱ्यानं त्याच्या 5 एकर क्षेत्रात नुकतीच कांद्याची लागवड केली होती, पण हवामानात बदल झाला असल्यानं संपूर्ण पीक खराब झालं आणि त्यामुळे हवालदिल झालेल्या या शेतकऱ्यानं पिकात मेंढ्या सोडल्या. या सगळ्या घडामोडींसह आता इथंच थांबतोय. काही क्षणात पुन्हा भेटूया एका नव्या कार्यक्रमासह आणि अर्थातच काही महत्त्वाच्या घडामोडींसह. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.